तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आशा करते हैं आप सभी खुश से मस्त हैं। तो चलिए आज हम सब फिर आ गए अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आज हम जानेंगे हमारे परिवेश के पदार्थ, यानी कि हमारे परिवेश में, यानी कि हमारा तात्पर्य होता है हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं उन सारी बातों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे परिवेश के पदार्थ, यानी कि हमारे परिवेश में कौन कौन से पदार्थ हैं और वे पदार्थ किस किस रूपों में। तो हमारे परिवेश में मूल रूप से 3 प्रकार के पदार्थ है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, 3 रूप में है। अब आता है पदार्थ। पहले सबसे पहले जानना है हमारे परिवेश के पदार्थ में पदार्थ, ठीक है। आखिर में पदार्थ है क्या, पदार्थ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमको उसके लिए जाना पड़ेगा आखिर में आयतन किसे कहते हैं, द्रव्यमान क्या होता है और अवरोध किसे कहते हैं। तो आयतन क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा अधिकृत स्थान, किसी वस्तु द्वारा अधिकृत स्थान को ही हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई वस्तु लेते हैं, ठीक है। चलिए एक वस्तु हम यह लेते हैं, ठीक है। इस वस्तु के द्वारा अधिकृत स्थान, यह वस्तु जितना स्थान घेरे हुए है, यानी कि ये इतना सा भाग इस वस्तु का आयतन कहलाता है, ठीक है। इस वस्तु का आयतन कितना हुआ, इतना सा भाग इस वस्तु का आयतन कहलाया। अब बात आती है द्रव्यमान की। आखिर में जो यह वस्तु थी इसमें तो आयतन तो आ गई, अब द्रव्यमान की बात आती है। तो इसमें कुछ तो वजन होगा, चाहे वह आधा किलो हो, 200 ग्राम हो, 300 ग्राम हो। तो वजन, जिस किसी वस्तु के वजन को ही हम उसका द्रव्यमान कहते हैं। अब बात आती है अवरोध उत्पन्न कैसे करती है। तो चलिए देखते हैं अवरोध ये उत्पन्न कैसे करती है। इस वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं, आयतन आ गया, इसका द्रव्यमान आ गया। अब यह अवरोध उत्पन्न करेगा। तो इधर से अगर कोई वस्तु आ रही है तो इसको आने में तो यह दिक्कत कर रही है कि नहीं, यह आ रही है तो इसको आने में दिक्कत कर रही है। अगर वह नहीं रहती तो यह सीधे आ जाती, लेकिन इसके कारण यह नहीं आ पा रही है। तो इस प्रकार यह क्या कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है, यानी कि रुकावट डाल रहा है, रुकावट डाल रहा है। या तो उस मतलब कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें कि आयतन हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे। वे सारी वस्तुएं जो जिसमें कि आयतन हो, जो जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे ही तो हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब आता है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति यानी कि पदार्थ बने किन किन कणों के होते हैं, पदार्थ के क्या क्या मॉलिक्यूल होते हैं, पदार्थ में क्या क्या चीजें होती हैं, उन सारी बातों को जानना। तो आता है हमारा पदार्थ की प्रकृति, जिसमें कि आ गया हमारा पदार्थ कणों का बना होता है। आखिर में पदार्थ कणों का जो बना हुआ है, जैसे ये पदार्थ हम लेते हैं, ठीक है, पदार्थ ले लिए तो यहाँ पर ये जो पदार्थ थे ये कई छोटे छोटे कणों के बने हुए हैं और इन्हीं कणों के मेल से, चले यहाँ पर देखिए हम ढेर सारे कण को दे दिए, तो इन्हीं कणों के मेल से होते 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 यहाँ पर इनका एक भाग का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इन्हीं कणों के मेल से पदार्थ का निर्माण होता है। तो पदार्थ जो होते हैं ये कई छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। ये जो एक किताब आपको दिखाए ये कई छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। अब आता है कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी पदार्थ के कण जो होते हैं वे अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्या आप इनके एक छोटे कण को देख सकते हैं, इसके एक छोटे से कण को, ये तो कण जुड़ा हुआ है तब आप देख रहे हैं, इनके एक मॉलिक्यूल को निकालिए तो क्या आप उसको देख सकते हैं, तो नहीं, हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। तो आखिर में देखेंगे कहते तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही हम इसको देख सकते हैं। किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी, जिसको कि हम इंग्लिश में माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। आखिर में कौन सा माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना इसके लिए संभव है, ठीक है। अब आता है पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। तो पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं, ये हम कैसे जानेंगे। तो यह किताब है, अभी तो लग रहा है, हमको लगता है नया, ठीक है। तो कुछ क्षणों के बाद या कुछ पलों के बाद, 1 साल 2 साल के बाद, तो यह होता क्या है, धीरे धीरे ऊपर वाला भाग जो होता है वह खराब हो जाता है। यानी कि पदार्थ के कण क्या है, अनवरत गतिशील है। ये ऊपर में नया वाला भाग इस पर चढ़ा वे खियाता है, यानी कि उड़ते उड़ते गतिशीलता कण यहाँ से हटता है, दूसरे जगह जाता है और इस कारण यह पुराना हो जाता है। तो पदार्थ के कण जो होते हैं ना वो अनवरत गतिशील रहते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में विचरण करते हैं, ठीक है। अब आया बात पदार्थ कणों के, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो पदार्थ है इसमें जो एक कण यहाँ से निकाल लेते हैं ये और एक कण यहाँ से निकाल लेते हैं ये, तो ये दोनों जो कण हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, यहाँ पर आकर्षित करते हैं। और इन्हीं जो आकर्षित करते हैं
ये सोचते हैं कि हम इसको खींच ले और यह सोचता है कि हम इसको खींच ले। तो और इन दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है, यानी आकर्षित करने की क्षमता। अगर आकर्षित करने की क्षमता ना हो तो होगी क्या, दरअसल कि यह कण इससे सटेगा ही नहीं। आकर्षण करने की क्षमता ना होगी तो इस तरह का एक पदार्थ बनेगा ही नहीं। अगर आकर्षण करने की क्षमता ना हो तो यानी कि पदार्थ के कण एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसी कारण उसका एक निश्चित आकार होता है। तो ये जो आकर्षित किया पदार्थ के कण एक दूसरे को, इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं अंतरा अणुक, यानी कि उनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसको अंतरा अणुक कर दीजिए। आकर्षण बल यानी कि आकर्षण करने की क्षमता को आकर्षण बल कहते हैं, यानी कि पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसी को अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। अब आई बात, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो हम क्या दिखाए यहाँ पर, कण आकर्षण बल तो लगा, अब रिक्त स्थान चले दिखाते हैं। ये कण था एक दूसरे से दूरी पर था, तो इनके बीच में यह एक डिस्टेंस तो है, यहाँ पर इतना था। तो ये डिस्टेंस जो है यानी कि जहाँ पर कि थोड़ी मात्रा में हवा भरी होती है, तो इनके कणों के बीच जो है ना क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। तो इनको हम क्या कह देते हैं, अंतरा अणुक स्थान, ठीक है, यानी कि इसको क्या कह दिए, अंतरा अणुक स्थान। तो यह है आपका पदार्थ। अब बात आती है पदार्थ का वर्गीकरण। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात आई पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, तो बता दिया आपको हमारे परिवेश के पदार्थ में ठोस, द्रव, गैस, 3 प्रकार के पदार्थ हैं। तो ठोस में कौन कौन से आ जाते, तो सबसे पहले हम सबका एक एक कर अध्ययन करेंगे। तो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कि यह जो पदार्थ है इसको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पदार्थ जो है ये 3 वर्गों में बटा है। पहला हो जाता है आपका ठोस, दूसरा हो जाता है द्रव और तीसरा आपका हो जाता है गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस। पहला आता है ठोस, दूसरा आता है द्रव, तीसरा आता है गैस। तो जो ठोस पदार्थ है सबसे पहले हमको अध्ययन करना है किसका, ठोस का। तो जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं ठोस में। ठोस क्या होती है, चलिए ठोस के बारे में जानते हैं। यह जो हम पदार्थ लिए ठोस, यह क्या है, ठोस है। तो ठोस क्या होती है, संपीड़य। ठोस जो होती है असंपीड़य होती है। क्या होती है, असंपीड़य। आखिर में असंपीड़य का मतलब क्या हुआ, यानी कि संपीड़य का मतलब होता है दबना या पिचकना, यानी कि यह ना तो दबता है और ना ही पिचकता है, ना दबता है ना पिचकता है। इस पदार्थ को लिए इसको ऐसे से किए तो यह क्या, दब गया ना, पिचका ना। तो इसमें क्या असंपीड़य है। ठोस क्या होते हैं, असंपीड़य होते हैं। अब बात आई ठोस में तरलता होती है, तरलता। तो ठोस में तरलता जो होती है नहीं होती है, यानी कि बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। अब बात आती है विसरण की। आखिर में विसरण है क्या, विसरण यानी कि घनत्व में अंतर रहते हुए भी, हम क्या कहें, घनत्व में अंतर रहते हुए भी मिलने की प्रवृत्ति है, रहते हुए भी मिलने की प्रवृत्ति है, इसी को हम क्या कहते हैं, विसरण। यानी कि मिलने की प्रवृत्ति होती है। तो इनके कणों को हटाइए, नोचना चाहिए और इसको दूसरे बालू के कणों के साथ मिला दीजिए। तो हाँ, विसरण करने की प्रवृत्ति होती है किसमें, ठोस के मॉलिक्यूल में। अब आती है बात ठोस में क्या, अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है तो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठोस में अंतराणुक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होते हैं। ठोस में क्या अंतराणुक स्थान होते हैं, तो हाँ ठोस में अंतरा अणुक स्थान जो होते हैं या फिर आप बोल सकते हैं नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नगण्य होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ऐसे किताब में आपका दिया हुआ है, नहीं होते हैं। और होते तो हैं थोड़े लेकिन कम होते हैं, नहीं होते हैं। ऐसे आपको अगर कोई पूछे तो आप बोलिएगा क्या, नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन कम मात्रा में या हल्का
होता है, कम होता है, ठीक है। यानी हल्का सा स्थान तो रहेगा ही ना, तो बहुत कम होता है। दबने या पिचकने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। विचलन की प्रवृत्ति क्या होती है, मिलने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये हो गया आपका ठोस के बारे में। अब बात आती है बात किस में, तो अब आया आपका द्रव में। आखिर में द्रव है क्या, तो चलिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। अब बात आती है घनत्व की। आखिर में घनत्व क्या होते हैं किसमें, तो ठोस में घनत्व जो होते हैं ये उच्च होते हैं, यानी कि डेंसिटी जो होती है ये उच्च होती है। घनत्व की परिभाषा, घनत्व मतलब कि घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान। ये आपके क्वेश्चन में एक सवाल भी दिया गया है, द्रव्यमान घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आखिर में द्रव्यमान, चलिए अब इसका एसआई मात्रक निकाल लेते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक हो जाता है आपका केजी, आयतन का एसआई मात्रक हो गया आपका मीटर क्यूब, ठीक है। तो घनत्व का एसआई मात्रक हो गया केजी प्रति मीटर क्यूब। यह जो आपका बटे था यह वाला यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये प्रति परिवर्तित हो गया, यानी कि नीचे केजी प्रति मीटर क्यूब, ये हो गया आपका घनत्व का एसआई मात्रक। यानी कि ठोस में जो होते हैं घनत्व डेंसिटी जो होती है वो होती है। इसी कारण ठोस के कण जो होते हैं वे पानी में क्या करते हैं, पानी में ठोस के कण जो होते हैं डूब जाते हैं, ठीक है। पानी में ठोस के कण क्या होते हैं, डूब जाते हैं, डेंसिटी अधिक होती है। अब बात आई द्रवनांक और क्वथनांक के, यानी ठोस के जो द्रवनांक होते हैं यानी कि द्रव रूप में बदलने की प्रवृत्ति, और क्वथनांक का मतलब हो गया खौलने की प्रवृत्ति। अब आई द्रवनांक क्या, द्रवनांक का मतलब हो गया द्रव रूप में परिवर्तन, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, द्रव में बदलना, द्रव में परिणत करना, यह हो गया आपका द्रवनांक। और क्वथनांक क्या हो गया, बॉइलिंग प्रवृत्ति, यानी कि बॉयल यानी कि उबलना, उबलना। जो ठोस होते हैं, चलिए आ जाइए आप लोहा पर, ठीक है। लोहा जो है इसके द्रवनांक जो होते हैं यह तो उच्च होता ही है, ठीक है, द्रवनांक उच्च हो गया। अब क्वथनांक, लोहा को आप गला के ला तो दिए द्रव रूप में, लेकिन अब लोहा को उसको जो उसका जो आपका रस बना यानी कि उसका जो तरल पदार्थ बना उसको खौलाना है, उसके लिए क्वथनांक जो होता है वो भी अधिक डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर अधिक देना पड़ेगा। लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब तक नहीं दीजिएगा तब तक लोहा खौलने में नहीं आएगा। वह तो शायद आपका यह इतना में तो द्रव ही मात्र बनता है, यानी उबलने के लिए उसको और अधिक टेम्परेचर चाहिए। तो अब बात आती है प्रसार या संकुचन, यानी कि फैलने या सिकुड़ने, ठीक है। वही हो गया आपका संपीड़नता। प्रसार या संकुचन जो होता है किसमें, ठोस में बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। अरे प्रसार या संकुचन आप बोले बहुत कम, कैसे, तो लोहा लीजिए, इतना टा आप लोहा लीजिए, ठीक है। तो यह लोहा क्या होगा, ज्यादा गर्म करके फैलाइए तो लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा हो जाएगा। अब यह नहीं ना, यहाँ से लेके आपके इतना दूर तक का हो जाएगा, यहाँ से लेके लगभग 2 किलोमीटर इतना बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव किसमें है, तो सोना में। किसमें, आपको 10 क्लास में दिया गया है कि 1 ग्राम, मात्र 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर क्या 2 किलोमीटर लंबा पतला तार बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वह प्रसार या संकुचन जो होते हैं किसमें, ठोस में बहुत कम होती है। अपवाद सब में सोना आ जाता है। अब आई बात ऊर्ध्वपातन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बार बार परीक्षा में आता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है क्या, इसकी परिभाषा भी आपकी किताब में बहुत बड़ी दी गई है। तो इसको याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक यहाँ देखिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, यानी कि वह प्रक्रिया, मेरे साथ बोलिए, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ को, जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, ठीक है, ठोस द्रव गैस, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रव में परिणत हुए, ठीक है, द्रव में परिणत न हुआ, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। वह पदार्थ जिसको गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधे, बिना ठोस पदार्थ को गर्म करने बिना द्रव में परिणत हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। और इस गैस को जब हम ठंडा करते हैं, यानी कि ठंडा करते हैं, तो यह बिना द्रव में परिणत हुए सीधे कहाँ परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो यह प्रक्रिया ही ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे आपका क्या आ गया, कपूर। कपूर मान लीजिए आप कपूर को रखिए अपने घरों में, तो आप देखिएगा 2-3 दिन में खत्म।
तो ऐसा कारण या संभव क्यों है? तो वह उर्ध्वपातित पदार्थ है। क्या है? उर्ध्वपातित पदार्थ है, यानी कि उर्ध्वपातन की प्रक्रिया उसमें होती है। ठीक है, और नैप्थलीन भी आपका आ जाता है। क्या आ जाता है? नैप्थलीन। नैप्थलीन भी आ जाता है आपका इसमें। नैप्थलीन, कपूर, CO2। कौन CO2? तो ठोस CO2 यानी कि शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन? शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यह आपका उर्ध्वपातन हो गया है। अब बात आती है द्रव की। आखिर में द्रव है क्या? द्रव में भी इन्हीं सब प्रकृति का अध्ययन करेंगे। चलिए द्रव इसको रहने दीजिए, आ जाते हैं हम द्रव पर। ठीक है, द्रव। आइए संपीड़ित द्रव जो होता है प्रायः क्या होता है? प्रायः असंपीड्य होता है, यानी कि उसमें दबने या पिचकने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, असंपीड्य होता है। और द्रव में तरलता होती है। द्रव में तरलता हाँ होती है, ठोस में नहीं होती है, द्रव में होती है। विसरण की प्रवृत्ति होती है, तो हाँ होती है, इसमें विसरण की प्रवृत्ति होती है। अब बात आई घनत्व की। द्रव का घनत्व जो होता है वह क्या होता है? निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। द्रव के द्रव्यनांक और क्वथनांक, क्या? द्रव के द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होते हैं यह भी क्या होता है? निम्न होता है। क्या हो गया आपका? निम्न। ठीक है, अब बात आई प्रसार या संकुचन। यह कम होता है। क्या होता है? कम होता है, बहुत कम होता है। अब ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया तो द्रव में होती ही नहीं है। यह था आपका द्रव। अब हम आते हैं गैस पर। ठीक है, गैस। ठीक है, गैस में संपीड़ितता होती है। हाँ, यह क्या है? संपीड़य है। द्रव में तरलता, गैस में तरलता होती है। हाँ, बहुत अधिक होती है। तरलता बहुत अधिक होती है। क्या होती है? बहुत अधिक होती है। किसी में गैस में तरलता बहुत अधिक होती है। मिश्रण की प्रवृत्ति यानी कि मिलने की प्रवृत्ति, यह भी द्रव गैस में अधिक होती है। अब आई क्या कहता है? घनत्व। द्रव का जो घनत्व होता है, गैस का घनत्व जो होता है वो बहुत ही निम्न होता है। अब आई बात द्रव्यनांक और क्वथनांक, यह भी इसमें निम्न होता है। अब आई बात प्रसार या संकुचन। यह द्रव, इसके गैस का प्रसार या संकुचन बहुत अधिक होता है। प्रसार या संकुचन बहुत अधिक होता है। किसका? हो गया आपका गैस का। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया तो इसमें होती ही नहीं है। तो एवं प्रकार से हम ठोस, द्रव, गैस तीनों का अध्ययन कर लिए। जो जो मूल टॉपिक था उनको हम निकाल लिए हैं। अब बचा हमारा प्लाज्मा अवस्था एवं पंचम अवस्था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम आते हैं प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी कि BEC पर। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हमारा आता है चतुर्थ अवस्था। इसमें कि चतुर्थ अवस्था इसको कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था, इसका उपयोग झारखंड बोर्ड में आया था। क्या? तो यह इसका उपयोग झारखंड बोर्ड में आया था। इसका उपयोग क्या है? यह झारखंड बोर्ड में आया था। इसका उपयोग है प्रतिदीप्त ट्यूब। किसमें? प्रतिदीप्त ट्यूब। और एक आएगा आपका नियॉन संकेत वाले, नियॉन संकेत वाले बल्ब में, नियॉन संकेत वाले बल्ब में इसका उपयोग होता है। प्लाज्मा अवस्था अत्यधिक आयनीकृत और उच्चीकृत क्या है? अत्यधिक आयनित और उच्चीकृत अवस्था है, जिसे कि हमारे परिवेश में से नहीं पाया जाता है। अब बात आई BEC, जिसको पंचम अवस्था कहते हैं। BEC यानी B से हो गया बोस, E से हो गया आइंस्टाइन, C से हुआ कंडेंसेट। भारत के एक वैज्ञानिक थे, भारतीय कौन बोस से उसका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने इसका अनुमान लगाया। फिर आइंस्टाइन जो आए उन्होंने भी इसका अनुमान लगाया, और उसके बाद अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को अत्यधिक उच्च ताप पर खोजा, अत्यधिक उच्च ताप पर खोजा। इसीलिए इसका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। तो यह हो गया आपका चतुर्थ अवस्था, ये हो गया पंचम अवस्था। पदार्थ को मुख्य रूप से 3 अवस्था में बांटा गया है, और ऐसे बोले तो पंचम अवस्था में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के लिए बस इतने रहने दें। थैंक यू।